बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है चेन रूल। चेन रूल बेसिकली कंपोजिशन फंक्शन के लिए एक रूल है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट पे क्वेश्चन पढ़े थे फंक्शन के कंपोजिशन मेथड के हवाले से। आप चेक करें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी और उसके क्वेश्चंस किस तरह से हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.2 में। अब अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का कोई फंक्शन हो और हम उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हों तो डायरेक्ट उस पर फार्मूला अप्लाई करने से बहुत इजी स्टेप हमारे पास है एक चेन रूल। यानी हम उस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव और भी इजी वे में हमारे पास आ जाएगा, यानी फाइंड आउट कर सकेंगे हम। तो रूल स्टार्ट करते हैं कि ये रूल क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और ये किस तरह से हमारे जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्टर वे में सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। द चेन रूल composition f of g of functions f and g is the function whose values f of g of x are found for each x in the domain of g for which g of x is in the domain of f यानी फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है, इज़ रीड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये थ्योरम आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस भी करने अच्छी बात है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। थ्योरम है हमारे पास, इफ़ जी इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स, यानी जी फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एट एक्स पॉइंट पर पॉसिबल है, एंड एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जी ऑफ एक्स, क्योंकि फॉक वाले फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, तो जो हमारे पास जी की डोमेन है वो हमारे पास सिर्फ जी के लिए ही डोमेन रहेगी और एफ़ की डोमेन जो है वो जी की रेंज के इक्वल होगी। ठीक हो गया, क्योंकि फंक्शन में हम इनको रिपीट कर रहे होते हैं ऐसे। तो इस फंक्शन को जब हम देखें तो जी की जो डोमेन आ रही है वो एक्स है और जो एफ़ की डोमेन आ रही है वो ये सारी की सारे जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ होंगी। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी हम सबसे पहले फंक्शन को सेपरेट कर रहे हैं, इसकी जो अंदर छुपे हुए फंक्शंस हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। ये मेरे पास आ गया फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इस पर, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये y है, इसका डेरिवेटिव इस साइड पर लिख लिया है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी हम किसी फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, फर्स्टली उस फंक्शन के खुद का डेरिवेटिव होता है और उसके बाद जो उसमें मौजूद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव होगा फर्दर। जैसे सिंपल एक पावर रूल ही हम सॉल्व करते हैं, एक्स हैज़ पावर एन, तो सिंपल इसमें भी डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं, पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर जो ये एक्स होता है ना, ये इसका डेरिवेटिव आता है वन। तो क्योंकि वो वन होता है इसलिए हम मेजरली उसको लिख नहीं रहे होते, हम उसे क्लियरली सिंपल वन के बगैर ही अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे उनमें तो फ़र्क आएगा जब वन के अलावा कोई वैल्यू आएगी हमारे पास जीरो प्राइम ऑफ एक्स में। अब ये हमारे पास फार्मूला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेरिवेशन को फाइंड करने का। अब इसी को एक सिंपलर वे में फाइंड करते हैं, इसी की टर्म्स को यूज़ करते हुए।
सबसे पहले लेट कर लिया u इज़ इक्वल टू, आपने लेट कर लेना है g ऑफ x, यानी फंक्शन के अंदर छुपा हुआ जो एक फंक्शन है आपने वो तलाश करना है कि वो कौन सा फंक्शन है, और फिर आपने उसको u के इक्वल कर देना है। जब आपका g ऑफ x u के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ u। अब आपके पास कितनी वेरिएबल्स आ गई हैं, 1x, 2u और थर्ड जो है वो y है। आप देखें ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरह की भी दो इक्वेशंस बन गई हैं एग्जैक्टली। ये आपके पास पैरामीट्रिक तो नहीं है, क्योंकि पैरामीट्रिक में आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफरेंट आ रहा है। तो अब इस चेन रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको फर्दर कैसे फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, हमने वो फार्मूला ही आपको बताना, इस सारे मकसद, इस सारे जो डिस्कशन है उसका वही मेन एम है। दोनों जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन की उसके डेरिवेटिव्स ले लिए, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है, और y को विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल u आ रहा है हमारे पास। ओके हो गया, ये दो फंक्शंस आ गए हमारे पास। I कैन बी रिटर्न एज दिस, ये मज़ीद उसकी सिंपलर फॉर्म कि फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसके इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी ऊपर हमने फाइंड की, वो क्या थी, ये जी प्राइम ऑफ एक्स। तो अगर ये जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और यू की जगह पे वापस जी ऑफ एक्स पुट कर दें, तो ये वही वाला रिजल्ट बन जाएगा जो अभी आपने पीछे पढ़ा, ये वाला। लेकिन हम इसे पिछला रिज़ल्ट बनाना नहीं चाह रहे, एक्चुअल में हम पिछले रिज़ल्ट को ही यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये डेरिवेटिव आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी यू, और साथ में इसकी मल्टीप्लिकेशन है डी यू बाई डी एक्स। तो ये फाइनल नोटेशन है हमारे पास चेन रूल की, कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम डी वाई बाई डी यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे डी यू बाई डी एक्स के। तो सिंपल इन शॉर्टर फॉर्म आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स है, सिंपल एक डी यू से आपने इसको डिवाइड करवाया और एक डी यू से आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक हो गया। अब ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ये दोनों, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी यू की सब्स्टिट्यूशन कर दें और यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की सब्स्टिट्यूशन कर दें, और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास सिंपली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने अपनी जो वेरिएबल्स हैं वो वापस इन टर्म्स ऑफ यू कैलकुलेट करनी है। ये अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए पावर वाला अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप जी ऑफ एक्स कैसे तलाश कर सकते हो, वो इस एक छोटे से नोट में बताया गया है। यहाँ पर देखें, अगर किसी फंक्शन की कुछ पावर हो तो आप क्या करें, अंदर वाले पावर के अंदर वाले फंक्शन को लेट कर लें कि वो u के इक्वल है, और अगर u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो y आपका इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी यू फाइंड करना बहुत इजी हो गया। उसके बाद आपने अभी डी यू बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना है, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यू के अकॉर्डिंगली हम जी प्राइम ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी पता नहीं कि जी ऑफ एक्स किस तरह का फंक्शन है कि हम उस पर डेरिवेटिव के कौन से रूल अप्लाई करें तो उसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया जा सके। ये देखें, चेन रूल अप्लाई किया, डी यू बाई डी एक्स आ गया, और डी यू बाई डी एक्स की जगह पर ये उसका रिज़ल्ट आ गया, और u की जगह पर इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी गई। लेक्चर को ध्यान से सुने
और फुली टाइम अपना जो है वो लेक्चर को जब आप देखें, साथ में नोटबुक रखें, एक पेंसिल रखें और हर इम्पोर्टेंट चीज़ को साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। तो तब आपको जो इसकी इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको पता चल जाएंगी। इसी तरह देखें, रेसिप्रोकल रूल कैन बी रिटन एज, अगर ये रेसिप्रोकल रूट है तो इसकी पावर -1 में चलेगी। अंदर वाले फंक्शन को लेट कर लेंगे अगर हम, तो उसमें भी पावर रूल पहले आ जाएगा, पावर रूल के बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया ये फर्दर। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इस छोटी सी एक एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल के तहत आपको मैं समझाती हूँ कि ये चेन रूल आपने मज़ीद क्वेश्चंस के लिए कैसे जो है वो यूज़ करना है। तो हमें फॉर्म दी हुई है एग्जांपल में x³ + 1 हैज़ पावर 9। आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। हम क्योंकि चेन रूल ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसलिए उसी को फॉलो करेंगे। आपने पावर के अंदर वाले रिजल्ट को लेट कर लेना है u के इक्वल। अब आपके पास ये दो फंक्शन आ गए जिसमें y इज़ इक्वल टू है u हैज़ पावर 9। और अब आपको ये दो चीज़ें चाहिए, dy/du और आपको चाहिए du/dx। तो dy/du जब मैं फाइंड करूँगी तो ये तो पावर रूल आ रहा है, सिंपल मेरे पास आ जाएगा 9u हैज़ पावर 8, u का फर्दर डेरिवेटिव 1, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं इसलिए फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा। और अब फाइंड करते हैं du/dx को। इसे भी एक दफ़ा आपको मैं बाय डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। ओके, अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0, जिसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हम अपना चेन रूल अप्लाई करते हैं। dy/dx इज़ इक्वल टू दिस, और dy/du का आंसर हमारे पास था 9u हैज़ पावर 8 और इसका आंसर आया था 3x²। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो आपका u लिखा हुआ है इसको भी वापस इसी की कैलकुलेशन में ले जाना है, यानी इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करवा देनी है आपने। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें तो सिंपल आपका आंसर हो गया ये। दैट्स योर आंसर। साथ साथ प्रैक्टिस रखिए, अगर आप लोग पीछे रह जाएंगे तो काम आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस, यानी अगर इनवर्स फंक्शन हो तो फिर इनका डेरिवेटिव किस तरह से आएगा। If for each x from the domain of f of x is equal to y, and for each y is the element of domain of g, and g of x is equal to x, ये भी फॉग वाले क्वेश्चंस ही हैं लेकिन इनवर्स फंक्शंस में आएगा ये। यानी जिस तरह f of
एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स। इस तरह की डेफिनेशन को ये क्वेश्चंस हमारे फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। ओके, देन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी एफ और जी जो है ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। दैट इज़ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका आंसर एक्स आता है। ये क्लियर बात है कि जब भी हम इनवर्स फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। और यहाँ पर देखिए अगर y आए x की जगह पर तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y कंसिडर होगा, जिस वजह से फॉग यानी f और g की मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होने के बाद आंसर हमें देगी y। y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर सिंपली हम इनके डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो और डेरिवेटिव लें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा? हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स की डेरिवेशन आ जाएगी और इज़ इक्वल टू वन। वन कैसे आया? जब एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वो ओबियसली वन ही कंसिडर होगा। और यहाँ पर ये कैसे आया? देखिए ये हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं फंक्शन की, ये नीचे वाली कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी क्योंकि यही टर्म्स यूज़ की गई हैं इसलिए इसी को यूज़ करके मैं आपको यहाँ से ये समझाती हूँ। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंगली फंक्शन के अंदर जो नया फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव आ गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, सो y का डेरिवेटिव वन कंसिडर करेंगे हम। और g ऑफ y किसके इक्वल होगा? इस डेफिनेशन से g ऑफ x अगर x के ही इक्वल है तो g ऑफ y भी इज़ इक्वल टू y ही होगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन y में कंसिडर कर रहे हैं हम। अब यहाँ से देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है आपका वो यहीं पे रहा, एक फंक्शन दूसरी तरफ चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। और नेक्स्ट अब देखिए इनकी डेरिवेशन चेंज हो रही है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? वाई के इक्वल। सो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स के अकॉर्डिंगली क्योंकि एक्स का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स आ रहा है। अब इसी तरह जी ऑफ वाई को देखें, जी ऑफ वाई भी हमारे पास एक्स के इक्वल, जी ऑफ वाई हमारे पास एक्स के इक्वल। और अब यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है आपके पास? वाई। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है? एक्स। तो एक्स ऊपर और वाई नीचे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हम नीचे रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऊपर रखते हैं। यहाँ पर जब वन ओवर जी प्राइम ऑफ वाई है, जी प्राइम ऑफ वाई को ओवर में लिखा तो ये देखें ये वापस हमारे पास अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो ये आएगा ऊपर डी वाई और नीचे डी एक्स, क्योंकि जो लास्ट वाला ओवर होता है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब भी हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने होंगे हम उसी डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास उसी के रेसिप्रोकल या उसी के इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1, तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा? इन्वर्स फंक्शन में हम इसी डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हमें अगर गिवन हो तो तब हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? द इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड वाई इज इक्वल टू 2at एक्सप्रेस एक्स एंड वाई एज फंक्शंस ऑफ टी, यानी दोनों की ही इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सेम कंडीशन है टी। हेयर द वेरिएबल टी is called a parameter and the equations of x and y in terms of t are called the parametric equations.
इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। अब सिंपल ये आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल 1 फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इफ़ x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज़ इक्वल टू 2at। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं dy बाई डी एक्स और इक्वेशंस हैं हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी ही नीचे आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है हमारे पास। ए कांस्टेंट बाहर चला गया, टी स्क्वायर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2t आ गया और ये सारी कैलकुलेशन आ गई 2at। नेक्स्ट अब डी वाई बाई डी टी का आंसर चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए 2a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 आ गया तो सिर्फ 2a आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम अपना चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और ये डी टी ऊपर, ताकि ये दोनों एक तरह से एक दूसरे को बैलेंस करें। यानी देखें कैंसिल करेंगे तो ये वापस डी वाई बाई डी एक्स ही बना देंगे। तो इस कंडीशन को भी आपने देखते हुए ही अपना चेन रूल अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स है, लेकिन हमने फाइंड क्या किया हुआ यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। तो इन्वर्स फार्मूला से हमारे पास ये वैल्यू आती है कि अगर हमें इन्वर्स फंक्शन की डेरिवेशन चाहिए तो हम उसी फंक्शन की डेरिवेशन को रेसिप्रोकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2at। ये कैंसिल और 1/t यहाँ से हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट अगर इसी आंसर को हम लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं ना मोस्टली हम उनके आंसर्स को एक्स या वाई में ही चेंज कर देते हैं। ये आपने याद भी रखना है कि जब भी हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उनके आंसर्स को हम लास्ट पे वापस एक्स या वाई वेरिएबल में ही चेंज करते हैं और पैरामीट्रिक वेरिएबल को वहाँ से वैनिश करवाते हैं। तो देखें 2at जो है ये इज इक्वल टू है y के। सो ये आंसर आ गया हमारे पास हमारा टोटल। 2a कांस्टेंट है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो t टर्म होगी कोशिश करनी है आपने कि आप उसको किसी तरीके से वहाँ से रिमूव कर सको, चाहे किसी भी टाइप की आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करो। तो ये आंसर कंसीडर होगा, ये एज सच आप इस आंसर को रहने दें। ठीक हो गया। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिफरेंटिएशन ऑफ इम्प्लिसाइट रिलेशंस। इम्प्लिसाइट रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स और वाई मिक्सअप हों बहुत ज़्यादा, यानी हम एक्स और वाई को सेपरेट करके इक्वेशन की फॉर्म में ना लिख सकें। इक्वेशन की फॉर्म जो है वो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि क्या, यानी हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट ना कर सकें। जैसे हम सिंपल इक्वेशंस में लिखते हैं y इज़ इक्वल टू सम फंक्शन, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें हम y इज़ इक्वल टू सम फंक्शन नहीं लिख पाते। समटाइम्स द फंक्शनल रिलेशन, बल्कि इम्प्लिसाइड फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, वो आप रिकॉल कर लें। समटाइम्स द फंक्शनल रिलेशन इज़ नॉट एक्सप्लिसाइटली expressed in the form y is equal to f of x
एक्सप्लिसाइटली यानी हम इसको बिल्कुल सेपरेटली इस तरह से नहीं लिख पाते। बट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई इज़ गिवन, लेकिन एक इक्वेशन जो है वो हमें गिवन होती है जिसमें एक्स भी मौजूद होता है और वाई भी। टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम सच एन इक्वेशन वी डिफरेंशिएट each term of the equation and use the chain rule where it is required, यानी हम उसको उसकी छोटे छोटे हिस्से करके उस पर चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं और चेन रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास और वो भी वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़्यादा मिक्सअप वैल्यूज़ होंगी, और फिर चेन रूल को यूज़ करते हुए हम उन वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy by dx in this way is called implicit differentiation. We explain the implicit differentiation in the एग्ज़ाम्पल। अब ये एग्ज़ाम्पल एक आपको ये देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन में आप y को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकती है वो देखें। y आपका इज़ इक्वल टू होगा प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये प्लस और माइनस के साइन की वजह से कैलकुलेशन हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है कि हमारे पास एक y की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली फिर हम 2 कंसिडर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने लिए यहाँ पर चेन रूल जो है उसकी हेल्प लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करना है इम्प्लिसाइट डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखें, इस क्वेश्चन को अगर मैं इसी डेफिनेशन को लेके सॉल्व करूँगी तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। आपको मैं ये होम असाइनमेंट देती हूँ कि आप जो है इसको चेक कर लें। पहले एक दफ़ा पॉजिटिव को सॉल्व करें और दूसरी दफ़ा नेगेटिव को लेके सॉल्व कर लें और चेक करें आंसर क्या आता है। ऑब्वियसली दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस तो आपकी है, लेकिन नया मेथड जो है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि बाय इम्प्लिसाइट डिफरेंशिएशन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसाइट डिफरेंशिएशन बहुत मज़े की होती है, इससे क्विक इक्वेशन सॉल्व होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेते ही जाते हैं। कैसे? पहले तो ऊपर लिख लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा y स्क्वायर का, क्योंकि पावर रूल है, चाहे x नहीं है लेकिन है तो एक पावर वाली टर्म हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 2y और y का ही फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव तो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये फंक्शन क्या डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट, ये फंक्शन जो है इसमें वेरिएबल है y, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए, और जब इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल वाले फंक्शन डेरिवेटिव में आ जाएंगे तो आपने उनको साथ में ऐसे अटैच कर देना है। x कंडीशन में तो 1 हो गया, लेकिन बाकी वेरिएबल जो है वो एज इट इज लिख दिए जाएंगे। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होगा। जितने भी फार्मूलाज हमारे पास डेरिवेटिव के हैं वो हम इसी तरह बाय डेफिनेशन दूसरे किसी वेरिएबल के लिए यूज़ कर देंगे, और साथ ही बाद में वो वेरिएबल हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। और ये मेरे पास टर्म्स बन गई ये, -2x, ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, y उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। लेकिन अगर हम ऊपर वाले टर्म्स यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करते रहें तो हमारा टाइम भी काफ़ी यूज़ होगा और हमारा काम भी कम्बरसम हो जाएगा।
लेकिन आपने ये चीज़ जो है ना ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साथ साथ कंप्लीट करते हैं काम, और जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं आपको देती हूँ वो भी पूरी फॉलो किया करें।